सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। इसको अगर हम डिफाइन करें एग्जाम में आए तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ न्यूट्रिशन या व्हाट इज़ न्यूट्रिशन प्रोसेस, तो आप लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। यानी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम फूड कहते हैं उसका बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर और अच्छी डिफिनीशन आप लिखना चाहते हो और बड़ी डिफिनीशन, तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं बॉडी के अंदर। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? बॉडी के अंदर ले जाए जाते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो इसको बॉडी के अंदर ले जाना और इसको बॉडी के अंदर जाकर इसका इस्तेमाल होना, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो डिटेल डिफिनीशन इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। जब हम चल रहे हों या साइकिल चला रहे हों तो हम क्या करते हैं? एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। बिना एनर्जी के तो हम कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम अगर ऐसे दिखने में कोई काम ना कर रहे हों, बिल्कुल खाली बैठे हों, तब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। यानी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम तो हो ही रहे हैं ना। आपका हार्ट पंप हो रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो वो उसी तरह से काम करते रहें, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को हमने डिटेल में पिछली क्लास में भी देख लिया था। तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी के साथ साथ हमें मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी बॉडी के बाहर से। अब ये मटेरियल्स क्या हैं? जैसे आपका विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ आ गई, जैसे आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम की ज़रूरत बॉडी को होती है। ठीक है, हमारी बोन्स को, हड्डियों को ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। किसी की हड्डी वगैरह कमज़ोर होती है तो क्या नहीं, कैल्शियम की गोली खाओ, कैल्शियम वाली चीज़ें खाओ। तो ये सब मिनरल्स भी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी की ज़रूरत तो है ही है किसी भी काम को करने के लिए बॉडी के अंदर। उसके अलावा ये मटेरियल्स जो हैं, जैसे आपका विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गए, ये भी ज़रूरी हैं। तो हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। किस लिए ये मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है? यानी इन विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। ग्रो मतलब किसी चीज़ का साइज़ बड़ा हो जाना। जैसे कोई इतना बड़ा है और इतना बड़ा हो गया तो साइज़ बड़ा हो गया, इसको कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक ब्रॉड टर्म है। कोई चीज़ डेवलप हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। जैसे आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी होगी, ऐसे एग रहता है, फिर कैटरपिलर होता है, इस तरह होते होते एडल्ट बनता है। ठीक है, तो इस कैटरपिलर वाले स्टेज में देखो इसके पास विंग्स नहीं है, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो इसके पास विंग्स आ जाते हैं। यानी इसके नए फीचर मिल गए हैं, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ है। पहले ये उड़ नहीं सकता था लेकिन अब उड़ सकता है क्योंकि इसके पास विंग्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। और ग्रोथ का मतलब किसी चीज़ की साइज़ को बड़ा हो जाना। ठीक है, तो हमें एनर्जी के साथ साथ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सके, डेवलप हो सके और सिंथेसाइज प्रोटीन यानी प्रोटीन बना सके। और इसके अलावा और भी दूसरे सब्सटेंस जो कि बॉडी को ज़रूरत है, उसके लिए ये एनर्जी और मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब एनर्जी और मटेरियल मिलेगा कहाँ से? फूड से मिलेगा जो कि हम खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस तरह से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट दियर फूड? लिविंग थिंग अपना खाना कैसे हासिल करते हैं? तो एनर्जी और मटेरियल क्या है? एक जनरल रिक्वायरमेंट है जो कि सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी और मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन उसे हासिल करने का, उस ज़रूरत को पूरा करने का तरीका अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल फूड मटेरियल हासिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, तो इनको सिंपल वाला ही फूड चाहिए होता है। और ये सिंपल फूड उनको कहाँ से मिलता है? इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक यानी जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन हुआ हो। जैसा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है और ये बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर है, CO2 और H2O। अब इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बिल्कुल सिंपल वाला फूड मटेरियल बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी भी डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वाटर ले लिया, खुद ही बना लिया खाना। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन आते हैं, तो आपके एक तो ग्रीन प्लांट्स आ गए और कुछ बैक्टीरियाज आ गए। ठीक है,
अब दूसरे तरीके के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी वो सीधा साधा खाना नहीं खाते, बहुत ही अगड़म बगड़म वाला खाना खाते हैं। जैसे हम इंसान हो गए और बहुत सारे एनिमल्स हो गए। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, मैंने बताया भी था, मिल्क वाला एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेक्चर में। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था कि मिल्क के अंदर आप जब मिल्क पीते हो तो ये सारी चीज़ और इसके अलावा भी और चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही होती हैं। तो देखो ये कितना ताम झाम वाला है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा फूड है, तो इसका ब्रेकडाउन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये मिल्क का स्ट्रक्चर, इसी तरह बहुत सारे फूड वाली खाने की चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से या और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो दूसरे तरीके के वो ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकल सकती, तो क्या करना पड़ेगा एनर्जी निकालने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि एक सिंपल सा फूड बनाया जा सके और फिर उसके बाद एनर्जी निकलेगी जिसको यूज़ किया जा सकता है बॉडी की अपकीप यानी बॉडी की देखभाल के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फूड बना लेते हैं और फिर वो जो एनर्जी होती है वो बॉडी यूज़ करती है। अब ये सारा काम करने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या यूज़ करते हैं, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म की हम अभी बात कर रहे हैं ये बायोकैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। अब ये बायोकैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि इनका काम क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो तो उसको करा दें, स्टार्ट करा दें, और रिएक्शन अगर धीरे हो रही है तो उसकी स्पीड बढ़ा दें। अब सेल्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही होती है उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड बढ़ा दे, यानी ऐसे समझो जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को बढ़ा दे, उसे हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। और इसका अलग से हमने नाम दे दिया है, क्या है नाम, एंजाइम्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसे सिंबल बना के फिर एनर्जी निकालते हैं, इन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और इन हेट्रोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर। देखो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, अपने से खाना बना लेते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेकिन ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, ये या तो डायरेक्टली डिपेंड रहेंगे, जैसे हम प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो हम डायरेक्टली ऑटोट्रॉप से डिपेंडेंट हैं, यानी प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। या ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई मीट खा रहा हो तो जिस भी एनिमल का मीट खा रहा है वो एनिमल पहले ऑटोट्रॉप्स को खाएगा। जैसे मान लो बकरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बकरा क्या कर रहा है, वो पेड़ पत्ती खा रहा है, अब उस बकरे को इंसान खा रहा है तो इंसान तक भी वो जो पेड़ पौधे हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उस पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, या तो डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं कि डायरेक्टली प्लांट्स खा गए या प्लांट्स खाने वालों को खा गए, तो ये इनडायरेक्टली हो गया। अब हेट्रोट्रॉप्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म आ गए, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एनिमल्स हो गए और फंजाई हो गए, ह्यूमन भी लिख सकते हो, ह्यूमन भी हेट्रोट्रॉप्स के अंदर ही आते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो किस तरह से अपने न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, किस तरह से फूड हासिल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको कार्बन और एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए ये कार्बन और एनर्जी हासिल करते हैं ये ऑटोट्रॉप्स। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, बॉडी के बाहर जो सब्सटेंस है उसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी के फॉर्म में जिसे वो स्टोर कर सकें। इस फोटोसिंथेसिस की एक और अच्छी डिफिनीशन है, उसे भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाए तो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। वो खाना क्या है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, किसकी मदद से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो इन दोनों की मदद से, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये डिफिनीशन आप याद रख लो, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो यही लिखना, क्योंकि सबसे बेहतर डिफिनीशन यही है जिसमें क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि क्या है फोटोसिंथेसिस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, और साथ ही साथ सनलाइट और क्लोरोफिल भी यूज़ करते हैं। तो जो मटेरियल ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं वो मटेरियल्स क्या हैं, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। फिर ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अभी कैसे कन्वर्ट होता है, अभी रिएक्शन आएगी, उसको हम फिर देख लेंगे वहीं पर डिटेल में।
तो एक बार क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला और कार्बोहाइड्रेट्स में बदल गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी हासिल करने के लिए। अब इस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे निकलती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अगले सेशन के अंदर। तो पहला काम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है और वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत इस्तेमाल नहीं हो रही होती उसको स्टोर कर लिया जाता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये बात आप याद रखना कि प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, या आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। तो एक एनर्जी इस्तेमाल कर लिया और जो एनर्जी अभी इस्तेमाल नहीं करनी है उसको क्या करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड हुआ है स्टार्च के फॉर्म में, ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह काम करेगा, जो बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है जब रिक्वायरमेंट होगी प्लांट को, ठीक है। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन हम अपने अंदर भी देखते हैं, इंसानों के अंदर भी देखते हैं, जहाँ जो एनर्जी हासिल होती है खाने की वजह से वो एक तो इस्तेमाल हो गई और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। तो दो चीज़ आप याद रखना इसके अंदर, और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट्स अपनी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फूड कह ले या एनर्जी कह ले तो वो स्टार्च के फॉर्म में, और ह्यूमंस अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या जो एक्स्ट्रा फूड है उसको किस फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, तो वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब ये है हमारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल रहे हैं, इनका रिएक्शन हो रहा है। लेकिन रिएक्शन कैसे हो रहा है, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी धूप निकली होनी चाहिए और उस प्लांट पे पड़ रही होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या बनेगा आपको, यही कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अगर सिंपल बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं को मिलाकर जो एक सब्सटेंस बनता है वो ही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो ये ग्लूकोज बनना है यानी कार्बोहाइड्रेट बनना है, और आपका ऑक्सीजन बनेगा और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन आप याद रखना, बैलेंस्ड पूरी आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में अगर आए तो चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है इस फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, क्या चीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पर फॉलोइंग इवेंट हो रहे होते हैं। अब यहाँ से एक बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे 2010 में क्वेश्चन आया था, आपको 4 स्टेप्स लिखे हुए थे, 4 आपको प्रोसेस लिखे हुए थे और उसमें बताना था कौन सा प्रोसेस इस फोटोसिंथेसिस वाले इवेंट में नहीं होता। तो यहाँ 3 स्टेप है हमारे, 1, 2, 3, तो एक चौथा वाला एक्स्ट्रा था, तो ही बताना था कि कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है, उसी को मार्क करना था, ठीक है। तो 2010 में आया था, जिस साल मैंने बोर्ड दिया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से इवेंट होते हैं इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम, या कैसे कैसे स्टेप में ये फोटोसिंथेसिस होती है, तो आपको यही आंसर लिखना है। पहला काम क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है, एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। फिर क्या होगा, कन्वर्जन होगा, यानी जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। एक काम ये हो गया इस सेकेंड स्टेप में। और इसी सेकेंड स्टेप में एक और काम होता है, वो क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये 2 हिस्से में टूटेगा, हाइड्रोजन इसका अलग और ऑक्सीजन इसका अलग हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप का पार्ट है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन एक टर्म यूज किया है, रिडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि ये रिडक्शन होता क्या है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे ये रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन था और ऑक्सीजन था, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, यानी इस ग्लूकोज के अंदर C6H12O6। तो देख रहे हो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन मिल गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, पहले कार्बन और ऑक्सीजन सिर्फ था, लेकिन अब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया है। ये 3 स्टेप्स हैं। अब 2010 में एक क्वेश्चन यहाँ से सेकेंड वाले स्टेप से आ गया था। क्वेश्चन था कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन निकल रहा है, तो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से हासिल होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन निकलती है गैस, वो कहाँ से निकलती है। तो देखो इस सेकंड स्टेप में क्या लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, स्प्लिट होता है, टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये वाटर से ये ऑक्सीजन गैस निकलती है,
अब ये जो तीनों स्टेप हमने देखे, ये ज़रूरी नहीं कि एक के बाद एक तुरंत होते जाएं, ठीक है। पहला स्टेप हुआ, फिर तुरंत बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया, फिर जैसे ही सेकंड स्टेप खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो गया। ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक के बाद एक हो जाए तुरंत। जैसे एग्जाम्पल है आपका डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रात में ही ले लेते हैं। जितने कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत पड़ती है ना, देखो दो चीज़ ज़रूरत पड़ती है फूड बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रात में ही ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं। इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे हमने ये देखा कि क्या होता है, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी C6H12O6। तो ये कन्वर्ट होने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिली है, सनलाइट तो है नहीं, तो बीच का, इसके बीच का ही एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। यानी इंटरमीडिएट मतलब जो बीच का हो, और वो बीच वाला सब्सटेंस क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। ये आपको याद नहीं रखना कि वो क्या सब्सटेंस है, बस इतना याद रखना कि ये रिएक्शन बीच में ही कुछ बन जाता है, ठीक है। मैलिक एसिड बन गया, अब उसके बाद जब इसको लाइट मिलती है तो फिर ये अपना कार्बोहाइड्रेट में यानी इस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा, पूरी तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत है, तो बीच में ही एक इंटरमीडिएट सा प्रोडक्ट बन जाता है। और फिर जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग डे, तब जाके पूरी तरह से अपने जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था कार्बोहाइड्रेट वो बनता है। अब यहाँ से एक सवाल ये उठता है कि ये रात में क्यों लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता यह है कि लीव्स के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है, और यहीं से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, यहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। तो रेगिस्तान वाले एरिया के अंदर गर्मी बहुत पड़ती है, यानी जब धूप निकली होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो इस केस में ये जो स्टोमेटा पोर्स हैं, ये जो होल्स हैं, इसके अंदर से वाटर निकल सकता है, ठीक है, सारा वाटर यहाँ से निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो आ रहा है, लेकिन इस होल के ओपन होने की वजह से वाटर निकल जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये इवेपरेट होकर निकल जाएगा वाटर। तो इससे बचने के लिए रात ही को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो रात में इतना पानी बाहर निकल नहीं पाया क्योंकि इतनी गर्मी रहती नहीं, धूप पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये खास डेजर्ट वाले प्लांट में यही होता है कि वो जितने कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत होती है वो रात ही में ले लेते हैं। अभी आप देख सकते हो जो फिगर 6.1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करिए लीफ का। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा सब आपको बनाना है। इसको अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, मिडिल वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब, ठीक है, मिड से मिडिल आप समझ सकते हो। और जो साइड में जो ऐसे निकला हुआ होता है, लीफ में देखे होगे साइड में ऐसे होता है, इसे हम वेन कहते हैं। और ये जो पूरा ये हरा वाला हिस्सा होता है इसे हम लैमिना या लीफ की ब्लेड कहते हैं, लीफ ब्लेड। और ये जो आपका मिड रिब है, इसको अगर हम ऐसे देखें तो इसका ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, आपका फ्लोएम होता है, नीचे वाला जाइलम होता है। ये दोनों क्या टर्म है अभी आगे आएगा, और इनको मिलाकर आपका क्या बनता है, वस्कुलर बंडल। इसकी डिटेल आगे देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब ये जो साइड में देखो लीफ हमने काटी है, तो ये जो पतला वाला हिस्सा है, ठीक है, ऐसे जो बना हुआ है, इसको हम और जूम कर दें, बड़ा कर दें, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हमको ये दिख रहा है ऊपर, वो इस वाले हिस्से को हमने काट के दिखाया है, ठीक है। देखो यहाँ से सर्किल बनाएगी, यानी इस हिस्से को हम काटेंगे और साइड से देखेंगे तो साइड से इस तरह से दिखेगा ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, तो लीफ को काट के हम साइड से देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में क्या है आपका वैक्सी कटसिल, और उसके नीचे जो रेक्टेंगुलर टाइप का बना हुआ है इसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो गोल गोल सा ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और बीच में जो खाली जगह है उसे हम एयर स्पेसेस कहते हैं। और ये नीचे देख सकते हो ये, और ये क्या है, ये आपके गार्ड सेल है। गार्ड सेल का क्या काम आता है आगे भी हम देखेंगे। बीच में जो खाली जगह है ये स्टोमेटा का पोर है, ठीक है, यानी एक होल टाइप का है, यहीं से आपका गैसेस वगैरह अंदर जाती हैं, वाटर निकलता है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये होल है, गार्ड सेल इसी को कंट्रोल करते हैं। ये जब बंद हो जाते हैं सेल तो होल भी क्लोज हो जाता है। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो ऊपर हमने सारे कॉम्पोनेंट्स देखे वो कैसे रिएक्शन के लिए ज़रूरी हैं, यानी इस फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन के लिए कैसे ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी। हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गया और आपका सनलाइट हो गया, ये 4 चीज़ें। तो हम देखेंगे कि ये कैसे ज़रूरी हैं, इनके बिना काम नहीं चल पा रहा है। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रूव किया है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है। अब ज़रा आप ऑब्जर्व करिए ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो अभी हमने देखा था लीफ का, माइक्रोस्कोप में अंदर देखेंगे आप तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रीन डॉट्स हैं, ठीक है, गोले गोले जो बने हैं, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। तो यही जो ग्रीन डॉट्स हैं वो क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, यानी सेल के पार्ट हैं, सेल के ऑर्गन्स हैं,
जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का बड़ा डायग्राम है, ठीक है, जो हमने देखा था इस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर ऐसे ग्रीन कलर भरा हुआ था। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, और जो ग्रीन कलर है वो आपका क्लोरोफिल है। तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, ऐसे समझ लो जैसे कोई बॉक्स है, तो वो बॉक्स आपका क्लोरोप्लास्ट है, और उस बॉक्स को हमने ग्रीन रंग से पेंट कर दिया और उस बॉक्स के अंदर ग्रीन रंग भर भी दिया। तो वो जो ग्रीन कलर की चीज़ है जिससे हमने पेंट किया और भरा, वो आपका क्लोरोफिल है। तो नाम से भी देख रहे हो, फिल जो भरी हुई चीज़ है, हरा रंग का जो चीज़ भरा है वो क्लोरोफिल है, और जहाँ भरा हुआ है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, हमने देखा था कि ये सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करते हैं, लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। अब चलिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि क्लोरोफिल कैसे ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर क्लोरोफिल ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक आपको वेरीगेटेड लीफ लेनी है, यानी वो पत्ती जो पूरी तरह से हरी ना हो, हरा पोर्शन भी हो। और बहुत सी होती है लीफ, जैसा कि आपका मनी प्लांट की आप देखेंगे या क्रोटून की देखें, या आप देख सकते हैं मनी प्लांट, इसमें हरा पोर्शन भी है और येलो वाला पोर्शन भी है। इसी तरह क्रोटून का पेड़ देखेंगे तो ग्रीन वाला है और बीच बीच में इस तरह से येलो भी है। तो ऐसी लीफ लेनी है और उसको डार्क रूम में रख देना है 3 दिन तक, ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। अभी हमने देखा था जो स्टोर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी एनर्जी जो स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है कि जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। तो स्टोर्ड एनर्जी आपकी स्टार्च के फॉर्म में होती है। तो 3 दिन तक इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर सनलाइट इसको नहीं मिलेगी, डार्क रूम में रखेंगे, तो फूड नहीं बन पाएगा। फूड ना बनने का मतलब क्या है कि जब फूड नहीं बनेगा तो कुछ स्टोर भी नहीं होगा, खाना नहीं बना तो खाना रखेंगे क्या? तो स्टार्च जो होगा वो तो इसी काम के लिए होता है कि जब फूड ना मिले तो हम प्लांट को प्रोवाइड करें। लेकिन 3 दिन में वो सारे स्टार्च जो प्लांट के अंदर है वो खत्म हो जाएंगे। अब प्लांट के अंदर कोई स्टार्च नहीं है, यानी किसी भी तरह के एनर्जी प्रोवाइड करने का कोई सोर्स अब नहीं बचा। अब उसको ले जाओ सनलाइट के अंदर रखो 6 आवर्स तक। अब हमने डार्क रूम में इसलिए रखा था ताकि उसके सारे स्टार्च निकल जाएं, यानी सारे स्टार्च यूज हो जाएं। तो अब सनलाइट के अंदर 6 आवर तक रखने के बाद उस पत्ती को आप तोड़ लीजिए, प्लग का लीफ, और उसमें देख लीजिए कौन सा हिस्सा ग्रीन वाला है कौन सा नहीं, उसको पेपर पे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, उसको डिप करना है बॉइलिंग वाटर के अंदर कुछ मिनट के लिए। फिर उसको अल्कोहल में डालिए और उसके बाद उसको हीट करिए तब तक जब तक अल्कोहल बॉयल ना करने लगे। वॉट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ, क्या होगा लीफ के कलर को? यानी आपसे कहा है कि 3 दिन इसको अंधेरे में रखिए, फिर आपका 6 घंटे तक सनलाइट के अंदर रखना है। उसके बाद इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर आपने डाल दिया, फिर आपका अल्कोहल के अंदर डाला और उसको हीट करना शुरू कर दिया जब तक वो बॉयल ना करने लगे। तो 8th वाला पॉइंट आपकी एक्टिविटी में वो क्या है, व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ। लीफ का कलर क्या होगा? ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ गेट डीकलराइज। जो पत्ती का हरा कलर होगा ना, वो हरा कलर उड़ जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा, वो हरा कलर रिमूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उस एक्टिविटी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन। यानी जो अल्कोहल में रखे हो, प्योर अल्कोहल आपका कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, तो उसका क्या होगा? वो अल्कोहल क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, पहले कलरलेस था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हमने डाला, उसको बॉईल किया, तो अल्कोहल हरा हो जाएगा। यानी हुआ क्या, जो लीफ के अंदर ग्रीन कलर था वो लीफ से निकल के सोल्यूशन के अंदर चला गया। जैसे कोई सस्ता कपड़ा होता है, उसको अगर पानी में डालो तो कलर छोड़ता है ना, पानी के अंदर डालोगे तो पानी कलर चेंज हो जाएगा और वो जो कपड़ा होगा उससे कलर हट जाएगा। तो वैसे ही कुछ होता है यहां पर। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिया, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन। अब क्या कर रहा है, नाउ डिप द लीफ इन द डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट। तो आयोडीन को चाहे ड्रॉप वाइज डाल दो या पूरा आयोडीन के सोल्यूशन के अंदर इसको डाल दो, तो क्या होगा? फिर पूछ रहा है ऑब्जर्व द कलर। उसी एक्टिविटी के अंदर 11th पॉइंट आप देखेंगे तो क्या पूछ रहा है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ। इस आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद या आयोडीन को इसके ऊपर डालने के बाद क्या होगा, पार्ट ऑफ लीफ विच वाज ओरिजिनली ग्रीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन। यानी जो हिस्सा पहले हरा था उसको बॉयल वायल करने के बाद उसका हरा रंग उड़ गया, वहां पर जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो हरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी डार्क ब्लू भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ग्रीन वाले जो हिस्से थे वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। वॉट डू यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ। तो स्टार्च के बारे में आप क्या कह सकते हैं, स्टार्च कहां पर है और कहां नहीं है? स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन द पार्ट ऑफ लीफ विच वॉज ओरिजिनली ग्रीन। तो ये आयोडीन वाला टेस्ट हमको ये बताता है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं।
अगर लीफ के अंदर स्टार्च होगा तो आयोडीन के अंदर डालने पर उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और अगर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब स्टार्च नहीं है। तो हमने जो पहले डार्क एरिया में रखा था उसका पर्पस क्या था? अब होता क्या है, जो ग्रीन वाला हिस्सा है वहां पर आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पर क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल की वजह से ही उसका ग्रीन कलर होता है। मैंने दिखाया था कि ग्रीन कलर के वो होते हैं। लेकिन जैसा आपका मनी प्लांट हो गया जहां पर पूरा हिस्सा ग्रीन नहीं होता, तो जो येलो वाले पार्ट है या दूसरा कोई कलर है वो कैसे अपना फूड बनाएंगे? क्योंकि फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो वो हिस्से अपना खाना नहीं बनाते, बल्कि इन ग्रीन वाले पार्ट से ही खाना अपना ले लेते हैं। खाना इस्तेमाल करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए भी यहीं से लेते हैं। तो जब हमने डार्क एरिया में रखा था तो सारे स्टार्च खत्म हो गए। अब जब हम सनलाइट के अंदर रखे तो पहले जो खाना बनाएगा वही ना खाना खाएगा, तो ग्रीन वाला हिस्सा पहले खाना बनाएगा। जो नॉन ग्रीन है वो तो खाना बना ही नहीं सकते क्योंकि क्लोरोफिल है नहीं। तो पहले ग्रीन वाला हिस्सा अपना खाना बनाएगा, अपना इस्तेमाल करेगा, फिर देगा। तो 6 घंटे से उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो 6 घंटे में यानी जब तक वो खुद अपना स्टार्च बना लिया और जब टाइम आया कि चलो हम दूसरे पार्ट को भी दें, तब हमने उसको पत्ती को तोड़ लिया। तो अब पहले स्टार्च तो पूरे लीफ में था क्योंकि ग्रीन वाले ने दे दिया था, लेकिन अभी क्या था, जब खत्म हो गया दोबारा तो सिर्फ अब ग्रीन वाले हिस्से पे है। इसीलिए जब हमने आयोडीन डाला तो जो हरा वाला हिस्सा था वो ही ब्लू ब्लैक चेंज हुआ, क्योंकि ये हरे वाले हिस्से के पास ही स्टोर्ड आपके कार्बोहाइड्रेट था, यानी स्टोर्ड ही स्टार्च था। यहां पर ये येलो वाले हिस्से में कोई स्टार्च नहीं था। अब इससे हमको कंक्लूजन क्या निकलता है? क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो हमको इससे ये पता चला कि क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल अगर ना होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हासिल करते हैं। क्लास 9th में आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। राइट साइड आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं? ये टिनी पोर्स होते हैं, यानी बहुत छोटे छेद होते हैं जो कि लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका ये लीफ है तो इसी की सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे छेद होंगे, और छोटे होंगे, इतने आपको देख नहीं सकते आँख से, ठीक है। इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस चेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स। इन्हीं पोर्स के जरिए, इन्हीं छेद के जरिए, जिसका नाम हमने स्टोमेटा दिया है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं। यानी ये आपका स्टोमेटा है, यहीं से आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और यहीं से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, नोट करने के लिए, कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो सिर्फ लीफ पे ही नहीं होता, बल्कि पूरी जो प्लांट की सरफेस है, जैसे उसकी स्टेम्स हो गई, यानी जो तना होता है, डंठल जो होती है, और जो उसकी रूट्स हो गई यानी जड़ों, और उसकी पत्तियाँ, इन सब जगह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर बात की जाए लीव्स में किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ से, तो लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिनका नाम स्टोमेटा होता है, वहाँ से होता है ये। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड वाले में बीच में जो ये होल है, ठीक है, यही आपका क्या है, स्टोमेटा पोर है। और उसके दोनों तरफ आपके गार्ड सेल्स हैं, यही कंट्रोल करेंगे। ये गार्ड सेल अगर मिल जाएंगे, जैसा कि आप बी वाले डायग्राम में देख सकते हो, तो ये होल बंद हो जाएगा, फिर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, और ये दूर हो जाएंगे, इस तरह से ओपन हो जाएंगे, तो फिर ये पोर खुल जाएगा। अब जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ओवल शेप में जो है, वो क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या फिल है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वही फिल है इसके अंदर। अब इसी स्टोमेटा से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी लॉस हो जाते हैं। सीधी सी बात है, हम पहले भी देख चुके हैं कि डेजर्ट प्लांट इसीलिए तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि दिन में अगर पोर्स खुलेंगे तो वाटर इवेपोरेट होकर बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है, तो वाटर की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी ये होल ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ पानी भी लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, इन पोर्स को क्लोज कर देते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के टाइम। जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तभी ये ओपन होते हैं, वरना ये क्लोज रहते हैं। क्यों क्लोज रहते हैं, अगर रीज़न आपसे पूछ लिया जाए तो इसलिए क्लोज रहते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो जाए। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्हीं पोर्स की, जिसका नाम स्टोमेटा है, वो क्या है, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। यानी इसके पोर्स को ओपन करना और क्लोज करने का काम आपके गार्ड सेल का होता है। जो आपको येलो कलर से थोड़ा राजमे जैसा शेप इसका दिख रहा है, तो यही आपके गार्ड सेल्स हैं, और क्रॉस सेक्शन वाले व्यू में भी मैंने दिखाया था। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे ये ओपन और क्लोज करते हैं, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं जब वाटर इनके अंदर से फ्लो होता है।
तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये स्टोमेटा पोर ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से जो पोर हैं वो क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल श्रिंक करते हैं। यानी आप देख सकते हो ए वाले डायग्राम में, अगर इन गार्ड सेल के अंदर वाटर फ्लो होने लगेगा तो सीधी सी बात है ये फूल जाएंगे, और जब फूल जाएंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। और इनके अंदर से अगर वाटर फ्लो नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और इस वजह से ये जो है बी वाला डायग्राम देख सकते हो ये बंद है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा स्टेप मैंने बताया स्टोमेटा से रिलेटेड, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। आई थिंक 3 मार्क्स में था क्या, 2013 के पेपर में ये पूरे स्टेप आपको लिखने थे, कैसे फंक्शन करता है, और आपको ये डायग्राम भी आने चाहिए। और एक क्वेश्चन आया था 2013 में ही कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इन्हीं पोर्स की या स्टोमेटा की, वो कैसे कंट्रोल होती है, कौन कंट्रोल करता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकती है आपको कि पानी जब फ्लो करेगा गार्ड सेल के अंदर तब ये पोर्स ओपन होंगे या नहीं, तो उसके लिए भी मैंने एक टेक्निक निकाली है। तो ये है हमारा जुगाड़। अब लेफ्ट साइड वाला डायग्राम देखो, कुछ गलत मत समझना, बस ये 2 बंदे हैं जो कि बहुत पतले हैं। तो देखो जब पतले हैं तो ये बिल्कुल और करीब आ सकते हैं, और इनके बीच में स्पेस ना के बराबर होगी। अगर किसी को निकलना होगा तो इनके बीच से नहीं निकल सकता क्योंकि ये पतले हैं। लेकिन 2 मोटे लोग को देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे तो इनका जो पेट है, इनकी जो तोंद निकली है, ये आपस में टकरा जाएगी और ये करीब नहीं आ पाएंगे। इसीलिए देख सकते हो यहाँ से इतना बड़ी जगह है और यहाँ से कोई भी निकल सकता है। यानी इनके पेट में क्या हुआ है, वाटर भर गया है। पानी भरने की वजह से इनका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है। इस वजह से ये दोनों लोग आपस में ज़्यादा करीब नहीं आ पा रहे हैं, और इसीलिए इनके बीच में स्पेस है जिससे कोई भी आसानी से बच्चे वगैरह खेलते हुए इनके बीच से निकल सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जब स्टोमेटा पोर्स के अंदर वाटर फ्लो होगा तो ये फूल जाएंगे, और फूल जाएंगे तो आप देख सकते हो स्पेस इनके बीच में बन जाएगी। और जब पानी फ्लो नहीं होगा, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो इस तरह से ये क्लोज हो जाएंगे, इनके बीच में गैप नहीं रहेगा। तो आप समझ गए होगे इसका कॉन्सेप्ट। वैसे ये डायग्राम बहुत ही वाहियात है, लेकिन क्या किया जाए, अपने को समझ में आना चाहिए बस। तो ये एनिमेशन है, एक लीफ का नहीं है, किसी और चीज का है। तो स्टोमेटा इस तरह से रियल एग्जाम्पल है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो इस तरह से ही दिखता है। अब दूसरी एक्टिविटी है, उसमें क्या कह रहे हैं कि 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट, 2 आपको प्लांट लेने हैं जो कि एकदम दोनों सेम साइज के हो, वही वाले प्लांट हो, और डार्क रूम के अंदर रख देना है। इसको भी 3 दिन तक रख देना है। अब इस प्लांट को किसी ग्लास की प्लेट के ऊपर रखना है, इसको अलग और इसको अलग। और एक वॉच ग्लास आपको लेना है जिसमें होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आप देख सकते हैं यहां पर जो प्लेट टाइप का रखा हुआ है, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। इसका पर्पस क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जब कंटेनर होगा, इसको हम बंद करेंगे अभी, यानी जो बेल जार है उससे ये पूरा हम दोनों को बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकती, यहां जो प्रेजेंट होगी इसको ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सारी चली जाएगी। तो प्लांट को ज्यादा नहीं मिल पाएगी, बहुत थोड़ी सी मिलेगी। दूसरे वाले में यहां पर एयर मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, दूसरे वाले को तो अपना मिलती रहेगी। और कह रहा है इसको बिल्कुल सील कर दी, यानी बाहर से कोई एयर ना आए, इसी के अंदर वाली ही इस्तेमाल हो सकती है। अब उसको सनलाइट के अंदर रख देना है 2 घंटे तक। तो सन की रोशनी मिल रही है दोनों प्लांट्स को, लेकिन इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा यहां पर जो प्रेजेंट है, इसके वाले को बहुत थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि ज्यादातर तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रहा है। अब क्या करना है, दोनों की लीफ को आपको तोड़िए और वही वाला एक्सपेरिमेंट करना है, स्टार्च वाला टेस्ट, यानी आयोडीन सोल्यूशन के अंदर इसको डाल के टेस्ट करना है। तो 2 क्वेश्चन है आपके, ये लास्ट में देख सकते हैं, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्या दोनों जो लीव्स हैं उसमें सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च दिखेगा। तो आंसर इसका है, लीफ ऑफ द प्लांट विच वाज प्लेस्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शोज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च यानी फूड। अब जिस प्लांट के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, और हम जानते हैं फूड बनाने के लिए यानी स्टार्च को बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों। तो ये जो लेफ्ट वाला था इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, यानी फूड नहीं बन पाएगा, यानी स्टार्च नहीं बन पाएगा। और स्टार्च नहीं होगा तो क्या होगा, आयोडीन सोल्यूशन अगर हम डालेंगे तो ब्लू ब्लैक में उसका कलर चेंज नहीं होगा, वही राइट साइड वाला जो है उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया था, वो खाना अपना बना लेगा। अभी पूछ रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। इसे बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं बनना ये कैसे पता चलेगा, वही वाला आयोडीन वाला टेस्ट करेंगे कि अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया इसका मतलब स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च होगा
तो ब्लू ब्लैक में वो चेंज हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं चेंज होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, उसको दबा के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली, इसी के बेस पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक और एक्सपेरिमेंट, और उसमें ये दिखा सकते हैं कि कैसे सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। वैसे ये वाला एक्टिविटी आपके बुक में नहीं दी हुई है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं और एग्ज़ाम में भी नहीं आई है। अगर आप कहोगे तो इसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा एक्सपेरिमेंट की। अभी तक हमने बात की कि कैसे ऑटोट्रॉप्स अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन हमने ये शुरू में ही देख लिया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ और भी मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स कह लो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकें। एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि उसके बॉडी के पार्ट सही तरीके से फंक्शन करते रहें और मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करते रहें। और इसके अलावा जो मटेरियल्स हैं, जैसे आपका विटामिन हो गया, ह्यूमन की अगर बात कर ले, और दूसरे एलिमेंट्स हो गए, उनकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि बॉडी को बिल्डअप किया जा सके, और बहुत सारे फंक्शन इसके होते हैं। तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसकी हम देखेंगे डिस्कशन। तो पहला जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका वाटर है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। ये कहाँ से हासिल होता है? सॉइल से इसको मिल जाता है। और कैसे मिलता है? रूट्स के थ्रू ये प्लांट में पहुँच जाता है। इंटरेस्ट्रियल प्लांट यानी जो ज़मीन पर ग्रो होने वाले, लैंड पर ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, उसमें जो उनकी जड़ें हैं वहीं से ये पानी ले लेते हैं। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, जो इसके रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो सॉइल के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, वहीं से ले लेते हैं। तो वाटर का काम हो गया। उसके अलावा जो मटेरियल्स हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से हासिल हो जाते हैं। सॉइल में ये सब प्रेजेंट होते हैं, वहीं से ये ले लेता है। अब नाइट्रोजन क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट है, और ये किस काम आता है? इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, एक तो प्रोटीन बनाने के लिए और इसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो इस तरह से आ सकता है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी नाइट्रोजन प्लांट लेते कैसे हैं? एक तो तरीका है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। इनऑर्गेनिक यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हो, और नाइट्रेट्स का मतलब आपका ये वाला फॉर्म NO3 इस तरह से लगा होगा, इस तरह के कंपाउंड होंगे, या NO2 निगेटिव। ये आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस ये नाम याद रखना कि नाइट्रोजन एक तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ऑब्टेन होता है, जैसे आपका नाइट्रेट्स हो गया और नाइट्राइट्स हो गया, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। कैसे प्रिपेयर होता है? बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इतनी बात समझ गया। एक तो इनऑर्गेनिक तरीका है, नॉन लिविंग थिंग, उसके 2 फॉर्म है, जैसे नाइट्रेट्स हो गया और नाइट्राइट्स हो गया। दूसरा ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो, और वो लिविंग थिंग क्या है? आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? अब देखो, प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते, वरना हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डायरेक्ट ले ले, बल्कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ और भी चीज़ें लगी होंगी, उस फॉर्म में लेते हैं। तो जैसे प्लांट्स की ये रूट्स हैं, ये जड़ें हैं, तो क्या होता है? इसी में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, नाम भी नहीं याद रखना इसका। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? एक तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको ले आता है और इसको दूसरे कंपाउंड में बदल देता है। ठीक है, जैसे आपका ये N2 है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, इसको कन्वर्ट करेगा एमोनिया में, NH3, इसमें कन्वर्ट करेगा। अब ये NH3 फिर प्लांट इस्तेमाल करेगा। तो ये कंपाउंड बनाने वाला कौन है? बैक्टीरिया। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? और बैक्टीरिया लिविंग थिंग, इसीलिए हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे दूसरे कंपाउंड में बदल के, कंपाउंड का नाम भी आपको नहीं याद रखना है, अमोनिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ना याद रखना दूसरे कंपाउंड बनाते हैं, उस फॉर्म में प्लांट ले लेता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, समझ आई होंगी। अभी आप इसी तरह समझते रहो, फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये सारे टॉपिक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपके कवर हो जाएंगे। और इन केस अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो उसको अलग से मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में करा दूंगा। नोट्स भी अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। अभी जो सारी वीडियोज़ हैं मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस NCERT, और इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है, उसमें भी मैं ऐड करता जाऊंगा। यानी जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है क्लास 10 का, उसकी अलग अलग से भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो क्लास 10 बायोलॉजी NCERT, उस वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। अब प्लेलिस्ट सर्च कहाँ से करना है, कहाँ से मिलेगी, उसकी बात कर लेते हैं।
इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।